हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आज होने वाला है डे 9, जिसके अंदर हम आज करने वाले हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि IBPS AFO की प्री के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका देखो, ये भी एक माइनर सब्जेक्ट है, ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके भी जो क्वेश्चन हैं वो बहुत कम इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मेनली डील विद, यानी कि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, जिसके एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स सारा मार्केट से रिलेटेड है, कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम मार्केट में सेल जो करते हैं। अब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है वो किससे डील करता है? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज एलोकेशन किससे डील करता है? वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन और उसके रिसोर्सेज के एलोकेशन से वो डील करता है। नेक्स्ट है, द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज रिसोर्सेज आर, यानी कि जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो अराइज होती है वो क्यों होती है? क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है। मतलब बहुत सारे जो है, जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, हमारे अनलिमिटेड हैं? नहीं, रिसोर्सेज जो है वो हमारे लिमिटेड है, लेकिन स्केयर एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि बहुत ज़्यादा स्केयर है और क्या है, उनके अल्टरनेटिव यूज़ है। अब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? ये है वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ड अल्टरनेटिव फॉर इवन, यानी कि ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ड अल्टरनेटिव फॉर रीजन। जो ये मतलब एक तरह से क्या है कि जो वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ड अल्टरनेटिव सेटिफाइड, कहने का मतलब क्या है कि कोई दो क्रॉप्स हैं वो एक साल में ग्रो कर रही हैं, तो हमने क्या करा, जैसे मस्टर्ड को ना चूज़ करके हमने क्या करा, मस्टर्ड और वीट दो क्रॉप है, अब हमने क्या करा, मस्टर्ड को चूज़ न करके हमने किसको चूज़ कर लिया, वीट को। और वीट में हमने देखा कि वीट में हमें 20,000 रुपये मिल गए, मतलब हमें प्रॉफिट हो गया, तो वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर आ जाता है। अब दैट द लॉ ऑफ डिमांड जनरली स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी कि जो हमारा लॉ ऑफ क्या है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो जनरली किसको स्टेट करता है कि अदर थिंग्स जो इक्वल होंगी। तो क्या होगा, अगर प्राइस इंक्रीज करेगा ना तो क्वांटिटी जो है डिमांड की वो घट जाएगी, यानी कि ये क्या है, हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन है। अब है, डिमांड फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी इज कॉल्ड इलास्टिक वैन, यानी कि डिमांड जो है हमारी एग्रीकल्चर कमोडिटी की वो इलास्टिक होती है। कब? जब लार्ज प्राइसेस चेंज कोजेस रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी चेंज, यानी कि जब लार्ज प्राइसेस में चेंज हो और स्मॉल क्वांटिटी चेंज, और क्वांट में क्या चेंज, क्वांटिटी में क्या कम चेंज हो, क्वांटिटी कम चेंज हो और प्राइस क्या हो, ज़्यादा चेंज हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड। यानी कि डिमांड बढ़ रही है, प्राइस चेंज होने के बाद भी हमारी जो डिमांड है, जो क्वांटिटी है वो क्या है, स्मॉल क्वांटिटी चेंज, यानी कि उसमें थोड़ा सा चेंज आया सिर्फ, तो उसको बोलते हैं हम डिमांड की। डिमांड जो है वो बढ़ रही है, चाहे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, यानी कि सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का एग्जांपल कौन सा हो जाता है? तो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का एग्जांपल हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा टी एंड कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी हमारे एक सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का एग्जांपल है। अब व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड? कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या हो जाते हैं? तो कार एंड पेट्रोल क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, कार और पेट्रोल। तो व्हेन इनकम इंक्रीज, जब इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज, डिमांड में बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड क्या इंक्रीज बढ़ी और डिमांड भी बढ़ी। द कमोडिटी इज जनरली कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड बोलते हैं। जब हमारी डिमांड भी बढ़े और क्या हो, हमारी इनकम भी बढ़े, दोनों बढ़े, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिवन गुड इज करेक्टरिस्टिक बाई, जो हमारा गिवन गुड है वो किसके द्वारा करेक्टरिस्टिक होता है? तो पॉजिटिव प्राइस डिमांड रिलेशनशिप अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, यानी कि जो हमारी प्राइस की डिमांड की रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव होगी, किसके, स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर। नेक्स्ट है, द लॉ ऑफ सप्लाई जनरली स्टेट दैट, यानी कि सप्लाई का नियम क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो हमारी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। अब हम प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिसके अंदर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी कि एक लॉ होता है डिमिनिशिंग रिटर्न का, इज एप्लीकेबल व्हेन, वो कब एप्लीकेबल होता है? तो जब एक वन इनपुट इज वेरिएबल व्हाइल द अदर इनपुट रिमेन फिक्स, जब एक इनपुट में चेंज हो रहा है लेकिन दूसरा इनपुट जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। नेक्स्ट है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? तो आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट, यानी कि जितना भी आउटपुट हमारा प्रोड्यूस होता है सारी, यानी कि जिसके अंदर क्या होता है, आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल यूनिट्स, यानी कि जिसके अंदर जो आउटपुट्स है वो सारी यूनिट्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है ऑफ अ वेरिएबल इनपुट, किसी भी वेरिएबल इनपुट का।
ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट क्या है, यानी कि टोटल क्वांटिटी, ये हमारा जो आउटपुट हमारा प्रोड्यूस हुआ है ना, उसकी टोटल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, उसको आउटपुट की टोटल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अब नेक्स्ट है एवरेज इनपुट। एवरेज, जो एवरेज प्रोडक्ट है वो किसको, उसको एवरेज प्रोडक्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाता है, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल, या फिर हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ इनपुट्स, या फिर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। तो हम क्या करते हैं, टोटल प्रोडक्ट को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, वेरिएबल इनपुट से हम डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाता है हमारा चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट, यानी कि इनपुट के अंदर एक एडिशनल यूनिट को हमने ऐड कर दिया और उसके बाद हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, चेंज, तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, जिसके अंदर एक इनपुट हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब मार्जिनल प्रोडक्ट अगर हमें फाइंड करना है तो क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट, यानी कि इनपुट के अंदर कितना चेंज आया उससे किसको डिवाइड कर देते हैं, कि टोटल प्रोडक्ट को हम चेंज कर देते हैं। अब है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट विद चेंजेस इन, यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारी कांस्टेंट रहती है जब किसके अंदर चेंजेस होते हैं, आउटपुट व्हेन द रिलेवेंट रेंज, यानी कि किसी भी रिलेवेंट रेंज पर आउटपुट में चेंज होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हम बोल सकते हैं ये हमारी चेंज नहीं होगी आउटपुट के साथ और इन द शॉर्ट रन। ठीक है, जैसे कोई भी रेंट हो गया, परमानेंट बिल्डिंग कॉस्ट होगी, तो ये हमारी चेंज नहीं होती, ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है। अब नेक्स्ट है सीड और फर्टिलाइजर एंड हायर लेबर आर जनरली एग्जांपल्स ऑफ। जो सीड, फर्टिलाइजर और ये जो हमारे एग्जांपल्स हैं, ये किसके एग्जांपल्स हो जाते हैं, ये होते हैं हमारे वेरिएबल कॉस्ट के, जो हमारी लेवल ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती है, जिसका कोई फिक्स चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है फार्म मैनेजमेंट प्राइमरी एम्स टू। फार्म मैनेजमेंट का प्राइमरी एम क्या है, तो फार्म मैनेजमेंट का एम क्या है कि जो फार्म के रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूज़ करना। फार्म मैनेजमेंट एक तरह से प्लानिंग एंड यूजिंग फार्म रिसोर्सेज एफिशिएंटली टू ऑब्टेन मैक्सिमम रिटर्न, यानी कि मैक्सिमम रिटर्न लेने के लिए प्लानिंग और फार्म रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं इस तरीके से ताकि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं हमारे, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इनका मैनेजमेंट हम करते हैं। अब फार्म प्लानिंग का मतलब क्या है, फार्म प्लानिंग का मतलब है सेलेक्ट द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फार्म एंटरप्राइजेस, यानी कि फार्म के एंटरप्राइजेस का बेस्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना ही हमारी फार्म प्लानिंग कहलाता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग हमारा क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है हमारा बाय ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। सारी एक्टिविटीज जिसके अंदर हमारा कोई भी प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूसर, यानी कि जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, उससे कंज्यूमर्स तक लेके जाने का सारा जो भी सिस्टम है ना, उसको हम क्या कहते हैं, फार्म नहीं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है। नेक्स्ट है मार्केटेबल सरप्लस। इज एक मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, तो क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल आफ्टर मीटिंग फार्म फैमिली रिक्वायरमेंट्स, यानी कि फैमिली की और फार्म की रिक्वायरमेंट मिलने के बाद जो क्वांटिटी हमने सेल की उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जितना हमारा मार्केट में सेल किया गया कोई भी प्रोडक्ट, सपोज करो एक फार्मर है, टोटल प्रोडक्शन माइनस फार्मर नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि कितना प्रोडक्शन हुआ, जैसे हमने मान लिया 100 टन हमारा प्रोडक्शन हुआ। अब 100 टन में से हमने मान लिया 30 टन जो है वो फैमिली को के लिए हमारा फार्मर जो है वो यूज़ करेगा, तो वो जो 30 टन है वो उसकी फैमिली की नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो बाकी का प्रोडक्शन वो कितना है टोटल, तो उसमें से उसे जो माइनस करेंगे वो क्या आएगा, हमारा मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि जिसको हम मार्केट में सेल करेंगे। अब मार्केट सरप्लस रेफर्स टू, मार्केट सरप्लस किसको रेफर करता है, कि प्रोड्यूसर के द्वारा एक्चुअल क्वांटिटी में क्या चीज़ बेची गई है, कि एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड बाय प्रोड्यूसर की कितनी क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूसर के द्वारा सेल की गई। अब एमएसपी डिपेंड हमारा किस पर होता है, तो मैं एमएसपी हमारा स्टैंड होता है किस पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि ये हमारे किसके लिए हेल्प होता है, देखो फार्मर्स के लिए हेल्प होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत वेरी लो मार्केट फार्मर्स प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम वेरी लो मार्केट प्राइसेस, यानी कि जो हमारे मार्केट है ना उसके लो प्राइसेस से ये फार्मर को बचाता है। ये हमारा जब हम सोइंग करते हैं ना, कुछ भी चीज़ बोते हैं, तो उस टाइम ही ये बता दिया जाता है कि कितने से कितना हमारा प्राइस रहने वाला है मार्केट के अंदर।
नेक्स्ट है एमएसपी रिकमेंडेशंस आर मेड बाय, यानी कि जो एमएसपी की रिकमेंडेशंस है वो किसके द्वारा बनती है, तो सीएसीपी। सीएसीपी क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस रिकमेंडेड, ठीक है, यानी कि जो कमीशन है एग्रीकल्चर कॉस्ट का और उसके प्राइसेस का वो रिकमेंड कर दिया जाता है एमएसपी गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि ये हमारे एमएसपी को अनाउंस करता है। अब सीएसपी किस पर स्टैंड करता है, हमारा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस पर ये स्टैंड करता है। तो दो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एमएसपी का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, तो प्रोवाइड प्राइस सपोर्ट टू फार्मर्स, यानी कि फार्मर्स को ये प्राइस के लिए सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है नाबार्ड। नाबार्ड का मतलब क्या होता है, नाबार्ड का मतलब होता है हमारा कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या होता है, ये हमारा नेशनल बैंक होता है किसके लिए, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए होता है हमारा जो नाबार्ड होता है। अब ये जो नाबार्ड है ये हमारा 1982 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था, ये हुआ था हमारा 1982 के अंदर ये स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हमारा मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है केसीसी स्टैंड फॉर, केसीसी किस पर स्टैंड करता है, तो केसीसी एक किसान क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड करता है। ये एक शॉर्ट टर्म लोन कहलाता है और ये हमें क्या देता है, एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट देता है एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए। विच इंस्टीट्यूशन इज एपेक्स डेवलपमेंट बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जो किसके लिए, मतलब डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। जो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमारा किसके लिए, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट इंडिया के अंदर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो वो नाबार्ड हो जाता है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या भी हमने पढ़ी थी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि 1982 में स्टैब्लिश हुआ है। इसको हेडक्वार्टर कहाँ है, हमारा मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर क्रेडिट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इज जनरली क्लासिफाइड एक्स, यानी कि जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है, जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है वो किसके लिए, एग्रीकल्चर क्रेडिट क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उसको हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, तो एग्रीकल्चर क्रेडिट के अंदर हमारे सारे टाइप के लोन आते हैं। मतलब एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होगा वो शॉर्ट टर्म लोन होगा, जो और थोड़े से मतलब मीडियम लोन होता है, और क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है। कॉस्ट इनकम एंड रिस्क के बारे में अगर हम बात करें कि कॉस्ट इनकम और रिस्क के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो ग्रोस इनकम फॉर फार्मिंग इज जनरली ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि जो ग्रोस इनकम है फार्मिंग के लिए वो जनरली किससे ऑब्टेन होती है, तो वैल्यू ऑफ फार्म आउटपुट एंड रिलेवेंट रिसिप्ट, जो उससे रिलेवेंट रिसिप्ट्स हैं और उसके फार्म की कितनी वैल्यू है, आउटपुट है फार्म के आउटपुट से। नेट फार्म इनकम इज ब्रॉडली, यानी कि जो नेट फार्म इनकम है वो ब्रॉडली वो किस पर डिपेंड करती है, कि ग्रोस इनकम माइनस टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट में से किसको माइनस कर दिया जाता है, ग्रोस इनकम। और ग्रोस इनकम क्या है, ये किसी भी वैल्यू ऑफ फार्म आउटपुट, यानी कि आउटपुट के फार्म जो फार्म का आउटपुट है ना उसकी वैल्यू है, और उससे रिलेवेंट जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं। नेक्स्ट है डेप्रिकेशन रेफर्स टू, डेप्रिकेशन एक वर्ड है, ये किसको हमारा रेफर करता है, तो डेप्रिकेशन का मतलब हो जाता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ओवर टाइम और यूज़, यानी कि जैसे जैसे समय और होता चला जाता है और जैसे जैसे यूज़ करते चले जाते हैं तो किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या होती चली जाती है, घटती चली जाती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज पार्टिकुलरली रिस्की बिकॉज ऑफ, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, किसकी वजह से, वेदर में अनसर्टेनिटी ये आती रहती है, प्राइस में भी फ्लक्चुएशंस मतलब इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण, तो सभी के कारण ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो रिस्की में आ जाता है। नेक्स्ट है क्रॉप इंश्योरेंस प्राइमरी प्रोटेक्ट फार्मर अगेंस्ट, यानी कि जो क्रॉप पर हम इंश्योरेंस करवाते हैं वो फार्मर को किससे बचाता है, तो वो एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के रिस्क से बचा लेता है। उसमें क्या होता है कि अगर हमारी जो क्रॉप है वो रिस्क फेल हो जाती है, रिस्क में आ जाती है, तो उसको हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई हुई है, क्या चलाई हुई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री
फसल बीमा और योजना, ठीक है। ये जो है PMFBY, ये जो है और गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई हुई है जो किसके लिए, हमारे क्रॉप को इंश्योरेंस के लिए, यानी कि क्रॉप के लॉस को, रिस्क को मेंटेन करती है। अब इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था इंडिया में, वो एसोसिएटेड है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, मतलब किसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा व्हीट और राइस के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। पहले तो क्वेश्चन ऊपर चला गया है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो किसके प्रोडक्शन से, तो व्हीट और राइस के। ग्रीन रिवॉल्यूशन किस पर डिपेंड करता है, हेवनली ऑन HYV सीड्स होते हैं, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी होती है, और इरिगेशन भी, पेस्टिसाइड्स भी, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारे कंडीशंस हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है डिपेंड करता है। द टर्म फार्म डाइवर्सिफिकेशन, फार्म के डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि एक क्रॉप पर डिपेंड नहीं होता जो भी है, मतलब वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करेगा, जैसे वीट भी बोएगा, पल्सेस भी बोएगा, और डेयरी भी करेगा, और फिशरीज का काम भी करेगा। तो जो ये हमारा फार्म डाइवर्सिफिकेशन है, इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स, एंटरप्राइजेस को कंबाइन करके ग्रो करना, ताकि क्या हो, हमारा जो इस वो एंटरप्राइज कर सके स्प्रेड इनकम एंड रिस्क, यानी कि इनकम को बढ़ा सके और रिस्क से को मेंटेन कर सके। वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर मीन्स, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, तो वैल्यू एडिशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग द यूजफुल और इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यानी कि यूजफुल और इकोनॉमिक वैल्यू जो होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, उसको इंक्रीज करना थ्रू प्रोसेसिंग और अदर एक्टिविटीज, किसके द्वारा, प्रोसेसिंग के द्वारा और अदर एक्टिविटीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इनमें से कौन सा एग्रीकल्चर मार्केटिंग का फंक्शन नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक एग्रीकल्चर का फंक्शन है, स्टोरेज करना भी, ग्रेडिंग करना भी, और फोटोसिंथेसिस जो है ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम एक फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर AF प्रीलिम्स के लिए प्रायोरिटी किस किस टॉपिक्स को देनी है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, तो हमें पहले क्या रिवाइज करना है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, CACP, ठीक है, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मार्केटेबल, मार्केट सरप्लस, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, डिमांड देखो प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इधर सप्लाई क्या होगा कि सप्लाई में क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा, सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगा। इलास्टिसिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन फंक्शंस क्या होते हैं, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मिनिमम प्रोडक्शन, और फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं, फिक्स्ड जो फिक्स्ड रहेगी जैसे रेंट वगैरह के लिए, और वेरिएबल क्या होगी जो चेंज होती रहेगी जैसे कॉस्ट लेबर वगैरह के लिए। इलास्टिसिटी का मतलब भी चेंजिंग होता है। और कॉस्ट ऑफ फार्म मैनेजमेंट क्या होता है, एग्रीकल्चर क्रेडिट्स क्या होते हैं, जितनी भी स्कीम्स होती हैं वो एग्रीकल्चर क्रेडिट के अंदर आते हैं, जैसे नाबार्ड, KCC, क्रॉप इंश्योरेंस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, जहाँ पर एक क्रॉप पर ना डिपेंड रहेगा जो फार्मर है, वो अलग अलग क्रॉप्स पर। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, MS स्वामीनाथन इंडिया के अंदर, और पूरे वर्ल्ड के अंदर एनी बोल्डो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अभी हमारे जो डेज हैं वो 11 डेज लेफ्ट हैं, तो 11 डेज शेड्यूल्स के लिए आप हमारे बने रहिएगा इस चैनल के साथ, और आपको रोज कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। आपकी एक ही क्लास होगी जिसके अंदर हम सारे एग्रीकल्चर के डेट की बात करेंगे जो कि AFO के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चंस हमारे इसमें पूछे जाते हैं, वो हमारे एक तो होगा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, एक हम कह सकते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर क्रेडिट्स में से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।